दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पाठ नंबर 10। तो ये जो आपका लेसन नंबर 10 है ना, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो क्षेत्र अध्ययन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि ये क्षेत्र अध्ययन क्या होता है, किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, ये हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए बच्चों, सब लोग तैयार है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, सारी चीजें आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिएगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्षेत्र। क्षेत्र यानी क्या होता है, कोई भी एक एरिया। ठीक है, जैसे ये एक एरिया हो सकता है, कोई गांव है ना, तो वो भी क्या है, वो भी गांव वाला क्षेत्र हो जाएगा। अगर हम किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं तो वो कैसा क्षेत्र हो जाएगा प्यारे बच्चों, फैक्ट्री वाला क्षेत्र हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे अध्ययन। अध्ययन यानी क्या होता है, किसी भी चीज की क्या करना, स्टडी करना। ओके, जैसे मान लीजिए हम किसी कार्यालय में जा रहे हैं, वहां पर जाकर के हमने सारी चीजों को देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से काम हो रहा है, कौन कौन से लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से पूरा प्रोसेस चलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अध्ययन कहते हैं। ठीक है, यानी क्षेत्र का अध्ययन। ओके, तो ये जो क्षेत्र अध्ययन है ना, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज की जानकारी चाहिए, जैसे आपको जानना है कि किसी फैक्ट्री में, जैसे मान लीजिए दूध की फैक्ट्री है, अब आपको ये पता करना है कि जो दूध की फैक्ट्री है ना, वहां पे किस प्रकार से काम होता है, ये सारी चीजें अगर आपको पता करनी है, तो जब आप वहां पे जाओगे, खुद से जाओगे और जा करके सारी चीजों को ऑब्जर्व करोगे, वहां पे कौन कौन सी मशीनें लगी हुई हैं, है ना, तो वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा और ज्यादा कैसा होगा प्यारे बच्चों, रिलायबल होगा, यानी कि विश्वसनीय होगा। ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र अध्ययन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है चीजों की। ओके, तो आइए जरा हम समझते हैं कि हमारे इस पाठ में क्या क्या बताया गया है इसको लेकर के। तो सबसे पहले आप देखो क्या लिखा है कि भूगोल विषय हेतु क्षेत्र अध्ययन एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। ठीक है, ये जो आपका क्षेत्र अध्ययन है ना, ये एक प्रकार की क्या है, अध्ययन की पद्धति है। जैसे हम लोग भूगोल का जब अध्ययन करते हैं बच्चों, तो हम लोग अपनी किताब से ही कर लेते हैं, है ना, या फिर हम कुछ करके सीख लेते हैं, जैसे कोई एक्टिविटी आ जाती है तो उस पे हम काम करने लगते हैं, ऐसे करके सीखते हैं, है ना। तो एक तो हमारा ये टेक्स्ट बुक से हम पढ़ रहे, वो एक पद्धति हो गई। और तीसरा यहाँ पे एक और पद्धति की हम बात करेंगे, वो क्या हो जाएगा, क्षेत्र अध्ययन। यानी कि अगर मान लीजिए देखो, अभी आपको किताब में पढ़ाया जा रहा है कि इस क्षेत्र में जानते हो क्या है, यहाँ पे ऊंचे नीचे पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं, तो ये तो हमने बस किताब में पढ़ा, लेकिन एक्चुअल में प्रत्यक्ष रूप से आप कब देख पाओगे, जब आप एक्चुअल मतलब सच्चे मुच्चे का उस क्षेत्र में जाओगे और जाकर के देखोगे, अरे हाँ, पहाड़ की संरचना तो यहाँ पे ऐसी ही है। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। क्षेत्र के दौरे पर रहते हुए भौगोलिक घटकों और प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है ना, हम स्वयं उसको देखते हैं। अब हम किसी किताब में ना पढ़ रहे, हम स्वयं जाकर के देख रहे हैं कि यहाँ पे संरचना कैसी है। ठीक है, तो भौगोलिक संकल्पनाओं को समझना आसान हो जाता है कि नहीं। मानव और पर्यावरण के परस्पर सह संबंधों को जानने की दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र के दौरे बड़े ही उपयुक्त होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी अगर आप जानना चाहते हो मानव और पर्यावरण के बीच में सह संबंध यानी कैसा है, ठीक है, तो इसके लिए ये जो क्षेत्र है ना, भौगोलिक क्षेत्र के दौरे काफी ज्यादा उपयुक्त होते हैं। ओके, क्षेत्र के दौरे का विषय, स्थान एवं समयावधि के अनुसार क्षेत्र दौरे का नियोजन करना आवश्यक होता है। यानी अगर आप लोग जाना चाहते हो क्षेत्र दौरे पर, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में आपको स्टडी करना है और आप वहां पर जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा अच्छे से प्लानिंग करके जाना पड़ेगा कि हमें क्या क्या लेकर के जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आपने कुछ भी प्लानिंग नहीं की, बस वहां पे ऐसे ही चल गए, तो आप रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाओगे, है ना। आप जा रहे हो तो सारी चीजों को नोटिस करोगे। ठीक है, तो सब पहले से क्या करना होता है बच्चों, तैयारी करनी होती है, प्लानिंग करना होता है। ठीक है ना, कि विषय क्या रहेगा, ओके, स्थान क्या रहेगा, समयावधि के अनुसार कि हम कहाँ पे जाने वाले, कुछ फिक्स ही नहीं है, कहीं पर भी चले जा रहे हो, तो ये थोड़ा ना होता है क्षेत्र अध्ययन। पहले से फिक्स रहेगा कि आपको इस दिन यहाँ पर जाना है, तो सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, फिर आप सभी लोग जा सकते हो। ठीक है, तो किसी कार्यालय में स्वयं जाकर संबंधित कार्यालय के कार्य को जानना भी क्षेत्र अध्ययन का प्रमुख हेतु हो सकता है। जैसे आपको किसी कार्यालय में जाना है और वहां पर जाकर के उसके बारे में आपको समझना है, तो ये भी इसका हिस्सा हो सकता है। ठीक है ना।
क्षेत्र अध्ययन के दौरान विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त की जाती है, ओके, की जा सकती है। उसके लिए प्रश्नावली तैयार की जाती है। प्रश्नावली का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मान लीजिए किसी कार्यालय में जा रहे हैं, अब किसी कार्यालय में जाएंगे तो वहां पे जाकर के आप बातचीत भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे, तो उसी को हम कहते हैं प्रश्नावली। यानी आपको पहले से प्रश्नावली बना लेना है कि हम वो सामने वाले पर्सन से वहां पे जाने के बाद कौन कौन सी चीजों को हम देखने वाले देखेंगे ना। मान लीजिए हम किसी कार्यालय में गए तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा ये कार्यालय है, ठीक है, इसके मेन लीडर कौन है, हेड कौन है, और फिर यहाँ पे किस प्रकार से काम होता है, ये सब कुछ हमें क्वेश्चन आयर पहले प्रिपेयर कर लेना होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रश्नावली। ओके, तो और प्राप्त जानकारी, जो भी जानकारी हमें मिलती है उसका हम क्या तैयार करते हैं, प्रतिवेदन, यानी कि हम रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर उस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने वहां पे क्या क्या देखा, कैसे था कैसे नहीं था, ठीक है। अब देखो क्षेत्र पर जाने से पहले की तैयारी क्या होगी। देखो प्रश्नावली का नमूना आपके पास होना चाहिए कि आप कौन कौन से प्रश्न वहां पे पूछने वाले हो, कैसे पूछने वाले, पूरा एक प्रश्नावली आपके पास होनी चाहिए। अभी मैं आपको ये प्रश्नावली दिखाऊंगी। फिर लिखने के लिए कॉपी भी लेकर के चलो, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर देंगे तो लिखना तो पड़ेगा। फिर कैमरा भी ले लो कुछ रिकॉर्डिंग के लिए, फिर आप कलम भी ले लो, सीस भी ले लो। सीस क्या है भाई, वही जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल, ठीक है, उसको बोल दिया इन लोगों ने सीस। तो ये सारी वस्तुएं जो है वो आपके पास होनी चाहिए अगर आप क्षेत्र अध्ययन पे जाना चाहते हैं तब, ठीक है बच्चों। अच्छा, और क्या, इसके बाद ही क्षेत्र सर्वेक्षण हेतु मतलब दिन और समय जो है वो निर्धारण कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वहां पे जा सकते हो। और उसके बाद सुनिएगा ध्यान से, जब आप क्षेत्र सर्वेक्षण पर जा रहे हैं ना, तो ये बात भी ध्यान रखिए कि आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो। ये सब बातों का ध्यान रख के आपको वहां पर जाना है। यहाँ पर इस पार्ट में ना जो चुनाव का कार्यालय है ना, वहां का दौरा किया गया है। अब देखिएगा, अब मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगी, है ना। दौरा कर जानकारी एकत्रित करने हेतु एक प्रश्नावली का नमूना जो है वो यहाँ पे आगे दिया गया है। यानी अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, ये पेंसिल कलम ये तो हमको समझ में आ गया, कैमरा भी ले लेंगे, कॉपी भी ले लेंगे, लेकिन ये प्रश्नावली क्या है। तो प्रश्नावली का नमूना यहाँ पर एक दिया गया है कि किसी जो चुनाव कार्यालय है ना, वहां पे जाके क्या पूछना चाहिए, तो उसका पूरा प्रश्नावली यहाँ पे दिया गया, आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। तहसील एवं जिला चुनाव कार्यालय का दौरा, ठीक है। तो प्रश्नावली देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे ना, प्रश्नावली क्या होगी, सुनिए ध्यान से, अच्छे से सारे प्रश्नों को समझते जाओ। कार्यालय का नाम, पहले तो आप यही लिखोगे कि हम जिस कार्यालय में गए थे उसका नाम क्या था। दूसरी बात, इस कार्यालय से संबंधित प्रमुख पद क्या क्या है, ठीक है, इसके टाइटल मतलब पद क्या क्या है। फिर पद आप जानते हो ना, जानते हो कि नहीं, जैसे आपके स्कूल में पद होता है ना, हेडमास्टर जी का, प्रिंसिपल जी का, ओके, तो वैसे। फिर इस कार्यालय के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से इस कार्यालय के द्वारा काम किए जाते हैं, ठीक है। और चुनाव विभाग का कार्यालय किसके निर्देशों के आधार पर चलता है, ठीक है। यानी जो चुनाव विभाग है इसका जो कार्य काम है, मतलब इसका जो काम है वो किसके निर्देशों के आधार पर चलता है, कौन इनको गाइड करता है, कौन इनको निर्देश देता है, ये सारी चीजें। और पांचवा सवाल क्या हो सकता है कि कार्यालय द्वारा कौन कौन से चुनाव कराए जाते हैं, यानी कि ये जो कार्यालय है यहाँ के द्वारा कौन कौन से चुनाव कराए जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के चुनाव होते हैं। देखो, लोकसभा के भी चुनाव होते हैं, फिर विधानसभा के भी होते हैं, तो इस कार्यालय के द्वारा कौन से चुनाव कराए जाते हैं, इसकी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हो। चुनाव हेतु आवश्यक अधिक कर्मचारियों की आपूर्ति कहाँ से होती है, यानी जब चुनाव होते हैं तो हमें कर्मचारी भी ज्यादा चाहिए होंगे, तो वो जो अधिक कर्मचारी है ना, आवश्यक अधिक कर्मचारी की जिनकी आवश्यकता होती है वो कहाँ से आते हैं, ठीक है, कहाँ से उनको बुलाया जाता है चुनाव जब होते हैं तब, ठीक है। और चुनाव की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है, जब चुनाव होने वाला होता है तो कितने दिन पहले लोगों को सूचना दी जाती है, ये सब कुछ, ठीक है। और चुनाव हेतु नए मतदाताओं का पंजीयन करना, यानी चुनाव के लिए नए लोगों का क्या करना, पंजीयन, यानी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना। और जो मतदाता सूची है ना, सूचियों को अद्यतन मतलब क्या होता है, अपडेट मतलब अप टू डेट, ठीक है। तो वो करना किसके माध्यम से होता है, किस प्रकार से होता है, ये भी आप वहां पे प्रश्न जो है उसका उत्तर खोजने की कोशिश कर सकते हो। चुनाव संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है, क्योंकि चुनाव होने वाला है तो लोगों को इसके बारे में, मतलब जो भी मान लीजिए नए नए कर्मचारी अभी चुन करके आए हैं तो उनके पास नॉलेज होना चाहिए ना कि हमें किस प्रकार से काम करना है। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ना, प्रत्यक्ष रूप से कौन उसको आयोजन करता है, कौन उसको लीड करता है, ये सारी चीजें। चुनाव के दौरान कौन कौन से परमिट यानी अनुमति पत्र आपके कार्यालय द्वारा दिए जाते हैं, ये हम उनसे पूछ सकते हैं। एंड प्रत्यक्ष मतदान के समय मतदान केंद्र पर कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और फिर मतलब कौन कौन व्यक्ति होते हैं, कितने लोग होते हैं जो वहां पे मौजूद होते हैं। चुनाव का कार्य करने वाले कर्मचारियों का मतदान
होता है तो कैसे होता है? सही बात है, जो चुनाव के कर्मचारी है, जो वहां पे काम कर रहे हैं, अब उनका मतदान कैसे होता है? क्योंकि वो तो लोगों का मतदान करा रहे, लेकिन भैया उनका मतदान कौन कराता है? और अगर सही में होता है उनका मतदान तो कैसे होता है? ये सारी चीजें, मतदान का समय क्या होता है, ठीक है। और अगली बात देखिएगा कि क्या विशेष परिस्थितियों में मतदान करने हेतु समयावधि को बढ़ाया जाता है, मतलब समय को बढ़ाया जाता है क्या? या फिर मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी होने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? यानी जो मतदान की प्रक्रिया है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, तो इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं? मतदान यंत्र के फायदे नुकसान बताइए। मतदान यानी क्या होता है? वही जो कहते हैं ना, रुको रुको, क्या कहते हैं इसको, रुको, मतदान का जो ये था ना, मशीन, इसको ईवीएम, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, ठीक है, ये था। ओके, मैं इसका नाम भूल गई थी, मुझे याद आ रहा था बट मैं भूल गई थी। तो मतदान यंत्र के फायदे और नुकसान आप इसमें लिख सकते हो। मतदान यंत्र से होगा तो क्या होगा कि कोई यहाँ पे फर्जी वोटिंग नहीं कर पाएगा, सबका वोटिंग आसानी से रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। फिर मतदान यंत्र जो है वो कहाँ से उपलब्ध होते हैं, कहाँ से ये आते हैं, ये बताओ। और मतदान यंत्र का उपयोग कब से किया जाने लगा, ये भी आप वहाँ पे चर्चा कर सकते हो, ठीक है। मतदान यंत्र में खराबी आने पर किस प्रकार से त्वरित कार्यवाही करनी पड़ती है? अगर मतदान यंत्र में आ गई है खराबी तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? फिर इससे पहले मतदान कैसे किया जाता था, यानी जब ये मशीन नहीं थी ईवीएम तो फिर कैसे मतदान किया जाता था? इसका भी आंसर निकालने की कोशिश करो। और आचार संहिता चुनाव के कितने दिन पहले और बाद तक लागू रहती है? आचार संहिता आप जानते हो प्यारे बच्चों क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जब मतदान होने वाला रहता है ना, तो उसके कुछ दिन पहले कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आचार संहिता लागू कर दी जाती है और इसके अकॉर्डिंग जो चुनाव की पार्टियां होती है ना, उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कुछ, ठीक है। तो वो आचार संहिता जो है वो कितने दिन पहले या फिर बाद में मतलब कितने दिन पहले और बाद तक लागू रहती है ये। और चुनाव कार्यालय के कामों के लिए आप अन्य किन किन विभागों की सहायता लेते हैं, यानी इसमें जो काम है, ठीक है, तो इसमें किन किन विभागों की सहायता लेते हैं। और उपचुनाव किन परिस्थितियों में कराए जाते हैं? उपचुनाव भी होते हैं, एक तो चुनाव, दूसरा उपचुनाव, ठीक है। तो उपचुनाव बताइए किन परिस्थितियों में कराए जाते हैं। और यदि प्रत्याशियों को समान मत मिलते हैं तो आप क्या कराते हैं? अगर जो भी इलेक्शन में उठे हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव, अगर उनको इक्वल वोटिंग मिली तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो, बताओ। और परिणाम का अंतिम निर्णय जनता के सामने कौन घोषित करता है, ये भी बताओ। और क्या पहले चुनाव की जानकारी भी कार्यालय द्वारा संकलित की जाती है, यानी जो पहले के चुनाव हो चुके हैं क्या उनकी जानकारी आप लोग रखते हो, ठीक है। और क्या प्रत्याशियों को जीतने के बाद प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, उन पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यानी प्रत्याशी जीत गए तो प्रमाण पत्र देते हैं आप लोग और उन पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये सब कुछ है ना। तो ये आप क्या कर सकते हो, इतने सारे, देखो ये आप प्रश्नावली है, ये जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये तो चुनाव के संबंधित जो कार्यालय था उसकी प्रश्नावली है। वैसे ही आप कहीं पर भी जा सकते हो, जैसे आपके तलाटी ऑफिस, वहां पे भी जाकर के आप इंक्वायरी कर सकते हो, उसके लिए प्रश्नावली तैयार कर सकते हो। तो ये बातें होती है, ठीक है। अब क्या करना होगा, आपने सारी जानकारी वहां से इकट्ठा कर ली, तो अब आपको बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों रिपोर्ट। क्या बनाना पड़ेगा? रिपोर्ट, यानी कि प्रतिवेदन, ठीक है। तो कार्यालय का दौरा समाप्त कर लौटने के पश्चात कार्य की जानकारी प्राप्त कर प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट लिखा जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से इनको दिखा सकते हैं, जैसे मानचित्र की सहायता से, तालिकाओं, आलेखों, ग्राफ ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। और चित्रों और छाया चित्रों का समावेश किया जा सकता है, ठीक है। तो एक विद्यालय के छात्रों ने अपने शिक्षकों के साथ तहसील कार्यालय का दौरा किया, संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया जानने के लिए प्रश्नावली तैयार की, चुनाव अधिकारियों से मिलकर जानकारी एकत्रित जानकारी का प्रतिवेदन तैयार किया और उसका उपयोग विद्यालय में होने वाले चुनाव के लिए किया। चुनाव तंत्र से संबंधित कुछ छाया चित्र, देखो बच्चों ने क्या किया आप देख सकते हो। अभी छाया चित्र आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देखो चुनाव कार्यालय का दौरा, यहाँ पे सब बच्चे पहुंचे हैं और जा करके अपना जो प्रश्न लेकर के गए थे वो पूछ रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये मतदाता सूची का नमूना है, ये चुनाव क्षेत्र का मतलब मानचित्र है, ठीक है। अलग अलग चुनाव क्षेत्र होते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं। तो देखो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन ईवीएम, जिसमें वोटिंग की जाती है, ठीक है। आपको जो भी बटन दबाना रहेगा आप दबा दोगे, ओके। तो देख लीजिए
यहाँ पर आपका जो पार्ट नंबर 10 है प्यारे बच्चों, ये होता है कंप्लीट, और इसी के साथ साथ आपका जो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है ये भी होता है समाप्त। ठीक है, तो बस अब आपकी बारी है पढ़ने की। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कहीं पर कुछ भी डाउट हो यस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और आप लोगों को बता दूं कि आपका भूगोल ही नहीं बाकी के भी जो सब्जेक्ट्स है ना वो भी कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कुछ भी डाउट रहे तो मुझे जरूर बताना। ओके, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।